नहीं का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग। इस वीडियो में आज हम लोग जैक टर्म्स 2 के क्लास 9 के एसएसटी सेट 2 का सॉल्यूशन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि कोई जैक बोर्ड के इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो तो उसे भी शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो अपलोड किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, नास्ती पार्टी का संस्थापक कौन थे? नास्ती का स्पेलिंग मिस्टेक है, वो क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा सेट से। तो इसका आंसर है एंटोन डेक्स्ट्रेचर नाजी पार्टी के संस्थापक थे। नास्ती पार्टी को नाजी पार्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, झूम या घुमंतू खेती किसे कहते हैं? तो झूम या उत्तर है इसका, झूम या घुमंतू खेती एक कृषि पद्धति है जिसमें भूमि के कुछ हिस्सों पर अस्थायी रूप से खेती की जाती है। क्वेश्चन 3 है, निर्धनता की परिभाषा लिखिए। आंसर होगा, निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक चीज़ों का अभाव होता है। वित्तीय संसाधन मतलब हो गया कि उसे रुपया पैसा की कमी होती है, और आवश्यक चीज़ों का अभाव का मतलब हो गया कि उसे रहने के लिए घर की कमी होना, पहनने के लिए वस्त्र का दिक्कत होना। तो इस तरह की कमी जिसके पास होता है उसी को हम लोग कहते हैं निर्धनता। क्वेश्चन 4 है, भुखमरी से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा इसका, भुखमरी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास पर्याप्त भोजन करने की शारीरिक या वित्तीय क्षमता नहीं होती है। भुखमरी यानी कि शारीरिक या वित्तीय क्षमता। शारीरिक मतलब कि अगर वो शारीरिक रूप से सही नहीं है या उससे मतलब रुपया पैसा नहीं है तो ऐसी स्थिति में भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। क्वेश्चन 5 है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार उपलब्ध है। इसमें 6 याद रखना है, एक सेंटेंस में जवाब देना है इसको, इसलिए सेंटेंस में बनाकर लिखना है। मैन इसका आंसर है 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन 6 है, आदर्श आचार संहिता क्या है? आंसर, आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के संचालन के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का समूह है। यानी कि कोई भी चुनाव होता है तो उससे पहले कुछ नियम कानून लागू किए जाते हैं। तो किसके द्वारा लागू किए जाते हैं? चुनाव आयोग के द्वारा। उस तरह का नियम कानून को ही क्या कहते हैं? आदर्श आचार संहिता कहते हैं। इस नियम में सरकार का भी कोई भागीदारी नहीं होता, ये सब पे लागू होता है समान रूप से। क्वेश्चन 7 है, प्राकृतिक वनस्पति से क्या समझते हैं या प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है? तो आंसर होगा इसका, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग, यहाँ पर का वह भाग होगा, ये छिप गया है, का वह वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब लोग सेक्शन बी में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन 8 है, नास्तिवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो आंसर होगा, नास्तिवाद का उदय जर्मनी में हुआ था। नास्ती लोगों ने एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में आधुनिक काल की सर्वाधिक तानाशाही की जर्मनी में स्थापना की। नास्तिवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। ऑप्शन ए, विशेषताएं, पहला विशेषता क्या था? हिटलर का मानना था कि लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मातृ देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान से संबंध बनाए रखने में कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा विशेषता थी, वह पूर्व में जर्मनी की सीमा को फैलाना चाहता था।
ताकि सारे जर्मनी को भौगोलिक दृष्टि से एक जगह इकट्ठा किया जा सके। तीसरा विशेषता, नास्तिकवाद के अनुसार राज्य सबसे ऊपर है, लोग राज्य के लिए न कि राज्य लोगों के लिए था। क्वेश्चन 9 है, वनों का आजीविका से किस प्रकार संबंध है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ रहते हैं, तो वन जो है वनों का आजीविका से बहुत सारा संबंध है, जो कुछ संबंध निम्नलिखित है, इस पर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है, वन लकड़ी उद्योग के माध्यम से व्यवसाय को बनाए रखने के लिए काम का अवसर प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट है, वनों से जलाने वाली लकड़ी और जीवन यापन के लिए भोजन की आपूर्ति होना। जलाने वाली लकड़ी वन से प्राप्त होता है और भोजन की आपूर्ति यानी कि फल जंगल से प्राप्त होता है। और तीसरा है, मानव आदि को वन से दवाई की आपूर्ति होता है। जैसे कि जितना भी दवाई बनते हैं उसमें कहीं न कहीं जंगल के उत्पाद का भागीदारी होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मानव आबादी को वन से दवाई की आपूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है, उदाहरण के साथ कथन का समर्थन कीजिए। यानी निर्धनता रेखा जो है, यानी किसी की गरीबी जो है वो समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। यानी कहने का मतलब है बढ़ते समय या स्थान परिवर्तन करते हैं तो निर्धनता रेखा में परिवर्तन हो सकता है। यानी कोई गरीब है, अगर उसके पास समय है और वो दूसरी जगह कहीं चले जाते हैं तो उसकी गरीबी दूर हो सकता है वो काम करके। तो समय और स्थान के साथ निर्धनता रेखा में परिवर्तन होता है, उदाहरण के साथ हम लोग इसका समर्थन करते हैं। तो उत्तर इसका है, गरीबी रेखा किसी भी देश द्वारा अपनी गरीबी को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। ये काल्पनिक रेखा है। गरीब वह व्यक्ति है जिसके पास वित्तीय संसाधनों और आवश्यक चीज़ों की कमी होती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कार नहीं रखने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। यानी कि अमेरिका में जिसके पास कार नहीं है वो क्या है, गरीब है। लेकिन भारत में कार का मालिक होना अभी भी एक अमीरी माना जाता है। यानी अगर यहाँ पे भारत में अगर आपको कार है तो आप अमीर कहलाएंगे, लेकिन यही अगर आप अगर अमेरिका में हैं और अगर कार नहीं है तो पूरी तरह से गरीब कहलाएंगे, और अगर कार है तो भी आप मतलब जो है वो अमीर के गिनती में नहीं आएंगे। क्वेश्चन 11 है, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हैं। खाद्य असुरक्षा मतलब किसके पास जो है वो खाद्य सामग्री से सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। जिसका आंसर होगा SC ST और OBC आदि कुछ वर्ग हैं जिसके पास या तो खराब भूमि या बहुत कम भूमि है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से भारत के सबसे बड़े खाद्य असुरक्षित राज्य हैं। यानी जिसके पास ज़मीन कम है या ना के बराबर है उसे खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो जाते हैं। अब क्वेश्चन 12 की ओर चढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताएं। आंसर होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रचार के लिए जिम्मेदार है, जिसे अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है। इसका परिभाषा है, संविधान द्वारा व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में शामिल और अदालतों द्वारा लागू करने का योग्य हैं। क्वेश्चन 13 है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या क्या है। मतलब क्वेश्चन का मतलब हुआ कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता है, इसके लिए इसके सामने कई चुनौतियां हैं जिस कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाते हैं। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को
अप्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां निम्नलिखित है। पहला, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की धन शक्ति, यानी अगर किसी उम्मीदवार या फिर राजनीतिक दल के पास धन ज़्यादा है तो वो अधिक से अधिक पैसा खर्च करके चुनाव को अपनी ओर अगर खींच लेते हैं, जो कि वो क्या हम कह सकते हैं कि वो चुनाव जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हुआ। दूसरा है आपराधिक तत्व राजनीतिक मैदान में प्रवेश करना। कुछ आपराधिक तत्व मतलब कुछ अलग किस्म के, जैसे आतंकवाद या फिर कुछ गुंडा किस्म के लोग जो हैं, अगर वो राजनीतिक में उतर जाते हैं तो उससे भी क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता है। तीसरा है पारिवारिक राजनीतिक। अगर किसी परिवार में अगर कोई नेता है तो वो अपना ही परिवार को आगे बढ़ने का मौका देता है। इस तरह की राजनीतिक में जो है वो जो हम कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। तो पारिवारिक राजनीतिक भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का चुनौती है। चौथा है नीतियों और व्यवहार में पार्टियों का समानता। कुछ नीति और व्यवहार जो है अगर पार्टी में समानता दिखाई देती है तो उसमें अंतर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये भी हम कह सकते हैं एक तरह का चुनौती है। पांचवा है छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों का नुकसान। जो छोटे दल हैं या जो निर्दलीय हैं, जिसका कोई दल से वो टिकट लेकर खड़े नहीं हुए हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, ये भी है स्वतंत्रता और निष्पक्ष का चुनौती। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन 14 है भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यानी कि भारत में जो वर्षा होती है वो पूरब की ओर ज़्यादा होती है और जैसे जैसे पश्चिम की ओर हम बढ़ते हैं वो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर देखते हैं। तो भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा कम हो जाती है क्योंकि हवा की नमी की मात्रा में कमी होता है। जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं आगे बढ़ती है, नमी धीरे धीरे कम हो जाती है और पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा कम होती है। फलस्वरूप पश्चिमी भारत में गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में बहुत कम वर्षा होती है। अब हम लोग सेक्शन सी की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है जिसमें कि प्रत्येक क्वेश्चन का 5 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन 15 है लोगों पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए नाजियों में कौन से तरीके अपनाए? नाजियों यानी नाज़ीवादियों कह सकते हैं, नाज़ीवाद जो थे उसी को नाजिया कहा गया था। तो लोगों में पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए नाजियों ने या नाज़ीवादियों ने कौन से तरीके अपनाए थे? इसका आंसर क्या होगा? एडोल्फ हिटलर 1933 में जर्मनी के चांसलर बने। उन्होंने अपने लोगों पर नियंत्रण पाने के लिए कई कानून पारित किए। पहला नियम यानी या फिर पहला कानून 18 फरवरी 1933 को पारित किया गया था, जिसमें भाषण, प्रेस और विधानसभा की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। तीन मार्च 1933 को प्रसिद्ध सक्षम अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम ने जर्मनी में तानाशाही की स्थापना की। अन्य सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नाजी पार्टी यानी नास्ती पार्टी ने अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। विशेष निगरानी और सुरक्षा बल समाज को नियंत्रित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए बनाए गए थे, जो नाजियों को यानी नास्तीवादियों को चाहिए थे। पुलिस, तूफानी सैनिकों, एसएस और सुरक्षा सेवा को समाज को नियंत्रित करने और व्यवस्थित करने के लिए असाधारण शक्तियाँ दी गई। यानी पुलिस को और सैनिकों को असाधारण शक्तियाँ दे दी गई ताकि वो किसी को ज़बरदस्ती मतलब जो है अपने और मतलब वो खींच सके। क्वेश्चन 16 है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। यानी इसमें तीनों क्वेश्चन पर टिप्पणी लिखना है, जो कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये तीनों शॉर्ट टाइप का आंसर है। तो पहला है न्यूनतम समर्थित मूल्य, जिसका आंसर है न्यूनतम समर्थित मूल्य। यह मूल्य को दर्शाता है जिस पर सरकार
FCI के माध्यम से उन राज्यों में किसानों से खाद्यान्न में गेहूं और चावल खास करके हासिल करती है जहां उत्पादन में अधिक है। यानी जहां पर जिस राज्य में अधिक उत्पादन हो रहा है वहां पर जो है वो न्यूनतम मूल्य में, एक निश्चित मूल्य में FCI जो है वो किसानों से वो अनाज खरीदते हैं। दूसरा है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं और चावल का भंडारण है जिसे सरकार भारतीय खाद्य निगम, जिसको FCI कहते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, के माध्यम से खरीदती है और FCI इन अनाजों को सीधे किसानों से खरीद रहा है। तो बफर स्टॉक क्या है कि यदि FCI किसान से अनाज खरीदकर वो किसी दूसरे गरीबों को कम दाम में उपलब्ध कराते हैं, उसको हम लोग भी बफर स्टॉक भी कहते हैं। C नंबर है निर्गम मूल्य। तो समाज के गरीब लोगों की मदद करने के लिए सरकार उन्हें बफर स्टॉक से बाजार मूल्य से काफ़ी कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। इस मूल्य को निर्गम मूल्य के रूप में जाना जाता है। जैसे अलग अलग राज्य में जो गरीबों को गेहूं या चावल दी जाती है, जिसको कहते हैं कंट्रोल, वहाँ से हम लोग अनाज लाते हैं 2 रुपये केजी या फिर 3 रुपये केजी, अलग अलग राज्य में अलग अलग है, जबकि मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर हमको बहुत कम में दी जाती है गरीबों को। तो इस तरह का मतलब जो मूल्य लगाया जाता है उस मूल्य को हम लोग कहते हैं निर्गम मूल्य। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसका व्याख्या करना है। तो आंसर है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानवाधिकार है जो सभी नागरिकों पर आधारित है। यहाँ पर होगा, जो सभी नागरिकों पर आधारित है। उन्हें जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना लागू किया जाता है। यानी सभी जाति, सभी धर्म, सभी लिंग के लोगों के लिए एक साथ एक जैसा कानून बनाया जाता है। मौलिक अधिकार कुछ शर्तों के अधीन अदालत द्वारा लागू किए जा सकते हैं। इन अधिकारों को 2 कारणों से मौलिक अधिकार कहा जाता है। कौन कौन से कारण है? तो पहला कारण है, वे संविधान में निहित हैं जो उन्हें गारंटी देता है। यानी कि जितना संविधान में कानून लिखा हुआ है वो उस सबूत के तौर पर है। दूसरा, वे न्याय से उचित हैं, यानी अदालत द्वारा परिवर्तनीय है, यानी कि न्याय से उचित है। जो उसमें कानून लिखा गया वो हमेशा सही है, लेकिन वो अदालत उसे परिवर्तन कर सकते हैं। उसमें उल्लंघन के मामले में एक व्यक्ति कानून की अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। क्वेश्चन 18 है, शीत ऋतु की अवस्थाओं और उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंसर, ठंड का मौसम उत्तर भारत में नवंबर से शुरू होता है और फरवरी तक रहता है। दिसंबर और जनवरी भारत के उत्तरी भाग सबसे ठंडे महीने होते हैं। कुछ पॉइंट्स इसके, मौसम सामान्य रूप से स्पष्ट आकाश, कम तापमान, कम आर्द्रता और कमजोर परिवर्तनीय हवा द्वारा चिन्हित किया जाता है। दूसरा, इस मौसम में दिन गर्म और रात ठंडी होती है। तीसरा, इस मौसम के दौरान उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाएं भूमि से समुद्र की ओर चलती है और इसलिए देश के अधिकांश भागों में यह शुष्क मौसम होता है। इन हवाओं से तमिलनाडु तट पर कुछ मात्रा में वर्षा होती है क्योंकि ये समुद्र से जमीन की ओर चलती है। तो आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।